जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के सेकेंड मेथड पढ़ेंगे और उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज इस मेथड का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बात ये आता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब लगाएंगे, ठीक है ना। हमने 4 मेथड्स कल देखा था, ठीक है। पहला मेथड था हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से काम चल जाता है, उसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट तो देगा नहीं हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगते हुए आपको नजर नहीं आएगा। उस क्वेश्चंस में हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन यही है कि जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं करता है उस क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसकी कुछ प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करेंगे, उसके बाद उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे और देन हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो इन सारे क्वेश्चंस। क्या इसका कोई फॉर्मूला है हमारे पास? जो हमने फॉर्मूला का लिस्ट पढ़ा था उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, है ना, जो इसका हो, ठीक है ना। इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट है? नहीं ना। इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट है? नहीं। इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट है? नहीं। तो ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं। तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो उसको हम लोग डिफरेंट मेथड पर देखेंगे, है ना, जिसमें सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी। चलो जी, अब इस मेथड का क्या प्रोसीजर है वो हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो पहली बात है कि ये जो मेथड है अमूमन इन 2 फॉर्म में आया करता है, इन दोनों फॉर्म में ये हमें मिलता है, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बतानी है। इसको सॉल्व करते हैं, ये इसका क्या है, प्रोसेस है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व क्या करते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेप में क्या होता है कि हम लोग fx को, जैसे ये है अभी बताऊंगा, fx को हम लोग क्या मानेंगे, t मानेंगे, ठीक है ना। और ये fx जो है मेन तो यही है कि इनमें से बहुत सारे एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उनमें से कोई भी fx बन सकता है, ठीक है ना। तो हमें किसको t मानना है, मतलब किसको fx हमें सेलेक्ट करना है t के लिए, वो क्या है इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप उसको fx मतलब उसको t मानना जिसका डेरिवेटिव उसके साथ हो। जैसे यहां पे देखिए हमने किसको t माना है, fx को t माना है। क्यों माना है? क्योंकि fx का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इसके साथ है, ठीक है ना। तो यही होता है ऑब्जर्वेशन, है ना, किसे t माना जाए उसके पीछे। क्लियर है जी? ओके। तो पहला स्टेप में हमें क्या ले लेना है, fx को t। तो मैंने fx को यहाँ पे t मान लिया। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि हमें इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में और फाइंड कर लेना है dx। तो कैसे? तो कर लिए इसको डिफरेंशिएशन, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x आता है एंड t का होता है dt बाई dx। अब यहां से मैं dx इधर कर दिया, f डैश ऑफ x इधर कर दिया, तो ये हमारा dx का सब्स्टिट्यूशन आ गया और ये हमारा fx का सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूट करके जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे, टी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। सभी को हमें टी में लाना है। लाने के बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब जाके वो कोई ना कोई फॉर्मूले का रूप लेगा, तब जाके फॉर्मूला उसमें हम यूज करेंगे। और यूज करने के बाद ये 5वां स्टेप है कि हम रीसब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि वापस t को x में ले जाते हैं। तो t इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, वापस से fx डालेंगे, ठीक है ना। पहले मैंने fx को t माना एंड लास्ट स्टेप में हम t को क्या मानेंगे, fx मानेंगे, यानी रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले, ठीक है जी। अब इन सारे स्टेप को फॉलो करते हुए मैं आपको इन दोनों फॉर्म को बना के दिखाता हूं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में सोचना है, ठीक है ना। बाद में जब हम इसको समझ जाएंगे तो एक लाइन में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन में ही सेट कर लेंगे सब कुछ, ठीक है ना। उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है जी। तो पहले इन दोनों फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इन स्टेप्स को
फॉलो करते हुए। ठीक है जी, तो आइए इनमें से सबसे पहला फॉर्म, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि fx को t मानना है, और fx कौन सा होना चाहिए, जिसका डिफरेंशिएशन उसके साथ हो। ठीक है ना, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं इसका पहला स्टेप, यानी fx को आपको क्या मानना है, t मानना है। तो पहला स्टेप में लेट fx इज इक्वल टू t। अब यहां fx कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां साइन आ जाए और यहां कॉस आ जाए तो साइन को t मान लेना। ठीक है जी, अच्छा यहां पे अगर log x आ जाए और यहां पे 1/x हो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो इस log x को t मान लेंगे। तो मैंने एक जनरल लिया है fx। अब वहां fx मतलब 5 तरह के फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है ना, इन कोई भी फंक्शन यहाँ पे आ सकता है और इसकी डेरिवेटिव इसके साथ होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम उस पार्ट को क्या मानेंगे, क्वेश्चन में t रखेंगे। चलिए जी, तो fx को मैं t मान लिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिफरेंशिएट करके dx निकाल लेते हैं। तो यहीं पे हम काम कर लेते हैं। चलो सेकेंड स्टेप बना लेते हैं इसको। अब इसको डिफरेंशिएट करके यहां से dx की वैल्यू फाइंड करो। तो fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश ऑफ x एंड t का हो जाता है dt बाई dx, और यहां से आप dx की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा dt अपॉन f डैश ऑफ x। ठीक है ना, अब ये हो गया dx का सब्स्टिट्यूशन और ये है fx का सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन को हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको भी इसको भी। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन x में था बदल के t में हो जाएगा, और t में आने के बाद हो सकता है आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिख जाए, तो फिर जाके हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला फॉर्मूले लिस्ट में से। अब फिर जाके इंटीग्रेट, फॉर्मूले का यूज कर लिए यानी इंटीग्रेशन हो गया। अब बाद में हम x को t को वापस x में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जिस वेरिएबल के साथ आया था उसी वेरिएबल में हमें आंसर देना है। ठीक है जी, ओके। हम तो t इसलिए माने हैं ताकि t में कन्वर्ट करने के बाद t के अकॉर्डिंगली मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है। ठीक है ना, तो उसके बाद उसमें फॉर्मूला लग जाए और फिर इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद वापस उसको x में कर सके। अब इन दोनों को इसमें रख दीजिए। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि इसको क्वेश्चन को t के टर्म में करो, तो कर देते हैं जी। fx इक्वल टू t, तो ये तो हो गया t के पावर n इंटू f डैश ऑफ x इंटू dx, और dx इक्वल टू क्या है, dt अपॉन f डैश ऑफ x। अब यहां पे थोड़ा सा आप देखो, ये f डैश ऑफ x नीचे और ऊपर कट गया। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, क्या रहा t के टर्म में, t के पावर n इंटू dt। अब आपको यहां दिख गया होगा कि ये फॉर्मूले का रूप ले लिया। अब जाके ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आया है, और कौन सा फॉर्मूला, x के पावर n यानी पावर रूल। अब इसमें पावर रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो बताइए यहाँ पे इसमें अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, यानी कि x के पावर n का क्या रूल क्या होता था इंटीग्रेशन का, कि पावर में एक बढ़ जाता है उतनी ही से डिवाइड कर देते हैं, वही चीज यहाँ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा t के पावर एक बढ़ा के n+1 और होल अपॉन n+1 प्लस c। हो गया जी इंटीग्रेशन खत्म। मेन जो था इंटीग्रेशन ये होना है, यहाँ पे हो चुका है। अब जाके हम t को वापस किस में कर देंगे, x में कर देंगे। तो जहां से x t में गया था वही उल्टा सब्स्टिट्यूशन से t fx में आएगा। तो t इक्वल्स टू क्या, fx। अब यहाँ पे t इक्वल्स टू fx री सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आ गया ये हमारा आंसर, fx के पावर n+1 होल अपॉन n+1 प्लस c। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को बनाने में। क्लियर है जी, कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, फिर से एक बार मैं रिपीट करूं तो पहला स्टेप में हमें उस एक्सप्रेशन का fx डिसाइड करना है जिसको हमें t मानना है। ठीक है ना, किससे t मानेंगे, जिसका डेरिवेटिव उसके साथ में हो।
तो मैंने यहाँ पे एफ एक्स और इसके साथ में एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ एक्स को मैंने डिसाइड किया टी मानने के लिए, तो एफ एक्स इक्वल टू टी। अच्छा, इसका डिफ्रेंसिएशन करके dx फाइंड करना है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देना है और इस एक्सप्रेशन को हमें t में ले आना है। आप इसमें t में जब लाओगे तो आपको कोई ना कोई फॉर्मूला से ये मैच कर जाएगा, है ना। फिर उस पर फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन होने के बाद वापस t को x में कन्वर्ट करने के लिए रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, t इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और जो आएगा वो उस क्वेश्चन का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था जो आपने सीख लिया। अब अगर ये सीख लिया तो इसको भी आप कर सकते हो। इसमें मेन जो होता है बेटा ऑब्जर्वेशन, वो है टी मानने वाला, कि किसको हमें टी मानना है। तो उसे टी मानना है जिसका डेरिवेटिव उसके साथ हो, ठीक है ना। हमेशा डेरिवेटिव जो है वो कैंसिल आउट होना चाहिए, कैंसिल आउट हो जाता है। देखो यहाँ पे कट गया ना एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो याद रखना किसे टी मानना है, किस फंक्शन को टी मानना है ना, जिसका डिफरेंशिएशन उसके साथ में हो फैक्टर में, ताकि वो कट जाए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें तो नो डाउट हमें दिख रहा है कि ये जो नीचे में जो एफ एक्स है इसी को हमें टी मानना है, तो इसको आप टी मानो, ठीक है जी। जैसे ही इसको मैं टी मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब आप, ये हमारा क्या था बेटा, ये मैनुअल यानी कि जनरल स्टेप्स था जिसको फॉलो करके हमारे 12th बोर्ड वाले बच्चे बनाते हैं। बट अगर आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, तो इसको हम लोग क्वेश्चन में ही सेट कर लेते हैं टी में, ठीक है ना। अब कैसे, ध्यान से देखना। आपको करना क्या है कि पहले तो डिसाइड करो किसे टी मानना है, उसका डिफरेंशिएशन माइंड में सोच लो क्या आने वाला है। तो अगर मैं इसको टी मान लिया तो इसको मैं काट के टी कर दिया, इसका जो डेरिवेटिव है वो पूरी तरह से हटा दो, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इसके साथ क्या हो जाता है, पूरी तरह से कैंसिल आउट। अब देख रहे हो ना, डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाता था, ठीक है ना, तो पूरी तरह से कैंसिल आउट। एंड dx जो है वो dx dt बन जाता है, तो dx को काट के क्या कर दो, dt। ये मैनिपुलेट कर दो क्वेश्चन में, इतना स्टेप लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बोल रहा हूं, सब्जेक्टिव में आपको ये पूरा स्टेप्स दिखाने होंगे, क्योंकि वहां पे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है जी। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो, देखो दूसरे लाइन में आपका आंसर आ गया, ये कट गया है, ये कट गया, यानी कि ये 1/t dt हो जाएगा। अब 1/t dt क्लियरली 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, डायरेक्ट फॉर्मूला। उसी तरह से ये क्या है 1/t dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of t प्लस। बात समझ में आया जी? अब लास्ट में क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाने के बाद t को x में ले आते हैं। तो t किसको माने थे, तो f of x को t माने थे, यानी t इक्वल्स टू f of x डाल दीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो log of f of x प्लस c। है कोई डाउट? नहीं ना, कितना आसान, यानी क्वेश्चन में ही आप सेट कर लोगे, मैनिपुलेट कर लोगे t में, ठीक है ना। फिर से मैं समझाऊं, fx को, वो fx आपकी चॉइस होगी, ठीक है ना, कि किसे आप fx ले रहे हो, उसको लेना जिससे हमें बेनिफिट हो, यानी कि जिसकी डिफरेंशिएशन हो कटने के लिए। नहीं तो उसको t मानने से क्या फायदा जिसका डेरिवेटिव ही ना हो, वो तो और कॉम्प्लेक्स कर दिया आप चीज को, दो वेरिएबल वहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो x में था और एक आपने किसी अनइवन चीज को t मान लिया है, तो आप t भी दिखेगा x भी दिखेगा, तब तो वो क्वेश्चन और भी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम fx उसको लेते हैं t मानने के लिए जिसका डेरिवेटिव वहां पे हो, ताकि हम उसको डिफरेंशिएशन से सेट कर सके, ठीक है जी। हो गया ये दोनों ही फॉर्म को बनाने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। ये जनरल मेथड है और ये आप फटाफट सेट कर सकते हो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है जी। यहां भी आप देखो, अगर अब इस पूरे स्टेप को छोड़ के आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को बनाना चाह रहे हो तो कैसे बनेगा, ये भी आप एक लाइन में बना सकते हो, ठीक है जी। अब देखो इसको मैं समझा देता हूं एक लाइन में कैसे बनेगा, ठीक है। यहां पे क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ fx के पावर n
इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, यही तो था क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो क्या करना होता है, पहले तो टी मानना होता है क्योंकि इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इसको टी मानना है। किसे टी माने? उसको जिसका डेरिवेटिव साथ में हो। तो एफ एक्स, ये एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो हम एफ एक्स को क्या मान लेंगे? एफ एक्स को टी मानेंगे। मान लिया एफ एक्स को टी। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन आपको जहां दिख रहा है उसको पूरी तरह से क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। ठीक है ना, उसके जगह पे कुछ नहीं आएगा, वो खत्म हो गया। एंड dx को काट के यहां पे dt लिख दीजिए, बस हो गया जी सेट। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में आपको करना है, जिसको आप t मानोगे उसकी डिफरेंशिएशन को वहां से खत्म करोगे एंड dx को कन्वर्ट कर दोगे dt में। ऐसे करने से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, उसको इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला लिस्ट में कोई ना कोई फॉर्मूला आपको मिलेगा, उसको आगे इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है ना, फॉर्मूला पे आ जाएगा और फिर जाके लगाने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद लास्ट में हम टी को किस में ले आएंगे? एक्स में ले आएंगे। ठीक है जी। अब इसमें ये जो आपने चेंज किया, चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा? टी के पावर एन डी टी। देखिए आ गया ना एक लाइन में, यानी वो सारे स्टेप्स आपका खत्म हो गया। अब टी के पावर एन यानी एक्स के पावर एन फॉर्म में है, तो उसका जो रूल है वही रूल इसमें लग जाएगा, टी के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो फॉर्मूला हमें मिल चुका है, लगा दिए फॉर्मूला, इंटीग्रेशन खत्म। अब लास्ट में हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी t को x में ले आएंगे। तो हमने fx को t माना था, तो t बराबर क्या हो जाएगा? ये fx के होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। लो जी, काम खत्म। तो आप देख सकते हो ये कितने स्टेप में हो गया? 1 2 3 स्टेप में। और इसमें देखिए जो मैंने जनरल मेथड से इसको बताया उसमें आपको कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़े। ठीक है, तो दोनों मैंने बता दिया, बोर्ड में कैसे बनेगा इस तरह से स्टेप्स दिखाते हुए, एंड ऑब्जेक्टिव अगर आपको करना है तो आप एक लाइन में उसको सेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके प्रोसीजर यानी कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। अच्छा, ये मेथड हम तब लगाएंगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला ना हो। ठीक है ना, तब आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि उस क्वेश्चन में से ही किसी पार्ट को टी मान के उसकी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, वहां से उसको खत्म करके क्वेश्चन को टी वेरिएबल में ले आते हैं और फिर जाके कोई फॉर्मूला हमें मिल जाता है, उसको फॉर्मूला लगाने के बाद वापस टी को एक्स में कर देते हैं। क्लियर है जी। आइए अब मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि इस मेथड को आप अच्छी तरह से और समझने का कोशिश करो। अब आओ जी पहला क्वेश्चन। अब इसमें से आपको fx ढूंढना है जिसको t मानने से उसकी डिफरेंशिएशन हट जाए। ठीक है ना। अब देखो यहां पे e के पावर में क्या है, ये जो e के पावर में है वो fx है, मतलब e के पावर में एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है। उसको अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो उसको अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। क्या है कहीं पे? हाँ जी, x तो सर इसके साथ इनटू में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x को 2x बना लेंगे, यानी कि 2 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कांस्टेंट से कर रहे हो तो आप अंदर भी कर सकते हो इंटीग्रेशन का। ठीक है ना। अब हमारे पास बिल्कुल सेट हो गया है सब चीज। क्या करना है, अब इसको t मानना है, इसका डिफरेंशिएशन 2x ये खत्म हो गया, एंड dx खत्म होके dt हो जाएगा। बस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये खत्म, ये e के पावर t और इंटू dt। अब देखिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया कि नहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। e के पावर x का रूप ले लिया, ये e के पावर t dt। तो e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही होता है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो 1/2 e के पावर t प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। अब t को x में कर लो। तो t हमने किसको माना था? एक्स स्क्वायर को। रिसब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2 e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर। समझ में आ गया। आइए एक और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो,
यहां पे देखो, अगर ये साइन एक्स होता, ये साइन एक्स होता, तो साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन साइन की जो एक्स है उसकी जगह पे ई के पावर एक्स ले आया है, ठीक है ना। तो x के जगह e के पावर x आ गया, यानी कि इसमें अब कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर x की जगह ax प्लस b आ जाता, यानी लीनियर, अगर लीनियर से रिप्लेस किया हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, कल पढ़े थे, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते, लेकिन उसमें भी पीछे ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहां पे जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ये e के पावर x। वैसे भी साइन के अंदर कोई फंक्शन ला रखा है, तो फंक्शन, साइन भी एक फंक्शन है और उसके अंदर जो है वो भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो वो कंपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है जी। और कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन दिया हो तो अंदर वाले चीज को हम लोग क्या माना करते हैं, टी माना करते हैं। आगे समझ में। अब देखिए, अगर आप इसको टी मान लेते हो, ई के पावर एक्स को अगर आप टी मान लेते हो, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x है कहीं e के पावर x, हाँ जी, इनटू में होना चाहिए, e के पावर x है। तो हमें यहाँ पे क्या एक हिंट मिल रहा है, एक क्लू मिल रहा है कि इसको अगर हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन हो उसी को तो t मानते हैं, यही तो बोलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए, आप तो सब कुछ इसमें हमें दिख गया, तो हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, इसको काट के t करो, इसकी डिफरेंशिएशन को पूरी तरह से खत्म करो, इसकी जगह कुछ नहीं आएगा, ये चला जाएगा, एंड dx के काट के dt करो, dx की जगह dt आ जाता है। हो गया जी। अब इसको आप लिख लीजिए, तो साइन t dt। अब आ गया ना सिंपल सा फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, इसको अगर मैं t में ले आया, मतलब सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद जो t का एक्सप्रेशन बना है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहां पे आ जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। है कोई दिक्कत नहीं ना, क्या यही छोड़ेंगे, नहीं सर, एक और स्टेप जानना है, t को हमें x में करना है। तो हमने t किसे माना था, e के पावर x को t माना था, तो रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस कितना, ये हो जाएगा cos e के पावर x प्लस सी, आंसर। तो आसान लग रहा होगा। अच्छा, इस मेथड पे अगर आप कमांड बना लिए तो आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि मेन जो सोचने वाला होता है वो यही मेथड है, बाद बाकी आगे बाय पार्ट्स है, वो डायरेक्ट दिख जाता है, उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, वो भी आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो जो सोचने वाला चीज है वो यही मेथड है कि हमें किसे टी मानना है, ताकि उसका डिफरेंशिएशन भी आपको सोचना पड़ेगा, सब कुछ सोचना पड़ेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, ठीक है जी। चलो अब आगे आते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, परफेक्ट बनाना है आपको। चलो इस क्वेश्चन में तो आपको क्या क्या सोचना होता है कि उसमें से एक पार्ट को टी माने ताकि उसकी डिफरेंशिएशन वहां हो खत्म होने के लिए। अब देखना, अगर मैं log x को टी मान लेता हूं, अगर आप log x को t मान लेते हो तो log का डिफरेंशिएशन क्या हो, मन में सोचो, 1/x है यहाँ पे, हाँ जी सर, ये 1/x यहाँ पे दिख रहा है, तब हो गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि सर log x को मैंने t कर दिया, 1/x जो है ये पूरी तरह से खत्म हो गया, एंड dx को dt कर दिया, हो तो गया काम। अब सर एक लाइन में ये क्वेश्चन आ गया t dt, एंड t dt किसको नहीं हो जाएगा, सबको, क्योंकि ये t के पावर n के फॉर्म में आ गया, यानी x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ये t के पावर 1 बढ़ जाएगा, अब 2/2 प्लस सी, एंड लास्ट में हम इसको x के फॉर्म में करते हैं, तो t हमने किसको माना था, log x को, रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, बात खत्म, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या सोच सकते हैं। यहां पे फिर वही बात, अगर साइन के अंदर हमेशा कंपोजिट फंक्शन वाला जो टर्म है ना, कंपोजिट फंक्शन वाला,
उसके अंदर वाले फंक्शन को टी मान के देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही आ जाता है। अब देखो साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर रूट एक्स है, वो भी एक फंक्शन है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर रूट एक्स को टी मानते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सोचो क्या होता है। तो सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1/√x दिया हुआ है, तो 2 तो नहीं है, तो पहले हम 2 कर लाते हैं, यानी 2 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो 2 से हम ऊपर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड इंटीग्रेशन से बाहर भी कर सकते हैं। चलिए जी, अब टी वाला इसमें सब्स्टिट्यूट करो और इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूट एक्स को मैंने क्या किया, टी कर दिया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2√x है, जो यहां से पूरी तरह से खत्म हो गया, एंड dx को मैंने dt कर दिया। बस यही तो करना है हर एक क्वेश्चन में। चलो 2 इंटू एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टी dt। अब देखो साइन टी कितना आसान फॉर्म में आ गया, इसका तो फॉर्मूला सबको पता होता है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो -2 cos t प्लस c हो गया जी। एंड t को अब x में कर लो, t हमने किसको माना, रूट एक्स को माना था, तो ये हो जाएगा -2 cos √x प्लस c इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ रहा है समझ में। तो यही बेटा इस मेथड का क्या है, ब्यूटीनेस है। यानी एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक इंटरेस्ट आने लगता है कि अगला क्वेश्चन कैसा होगा, उसमें हमें किसे टी मानना है, बस इसे ही तो सोचना है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए जी इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो वही जी, यहां भी फिर कंपोजिट फंक्शन है, यानी एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या है, tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अंदर में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स टी है। तो इस पे विचार करो, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, 1/1 + x² क्या है, हाँ जी नीचे में तो दिख रहा है 1 + x², यानी कि ये 1 + x² है नीचे में। इसका मतलब है ये सब कुछ सेट है पहले से। तो हम क्या करेंगे, इसको काट के t करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन 1/1 + x² को यहां से खत्म कर देंगे, ये खत्म हो गया जी। एंड dx को काट के dt कर देंगे, हो गया काम, ठीक है ना। अब ये मॉडिफाई होने के बाद ये e के पावर t dt बन जाएगा, बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, e के पावर t का e के पावर t प्लस c हो जाता है, एंड t को x में करने से t वापस आ जाएगा, साइन इनवर्स x बन जाएगा। तो e के पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। आगे समझ में। अब थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये सब भी क्वेश्चन अच्छा है ना। अब थोड़ा सा ऊपर के लेवल का इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको पॉज करके पहले आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन जो मैं करूंगा उसके साथ मैच कर लेना। नहीं तो अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं तो कर ही रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फंक्शन, ये दिया हुआ है x के पावर 2x इंटू 1 + log x dx। पहले ये करते हैं फिर ये करें, ठीक है ना। और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बेटा वो एनडीए में पूछ रखा है, एंड सेम ये भी एनडीए का ही क्वेश्चन में दिया हूं। प्रीवियस ईयर पेपर में ये दोनों क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। तो दिखने में इतना डरावना लग रहा है, लेकिन है ये बहुत ही आसान। और कहां तक ये डरावना है, जब तक आप fx नहीं डिसाइड कर लेते हो कि हमें किसे t मानना है, ठीक है ना। अगर सही चीज को डिसाइड कर लिए t के लिए, तो हर एक सब्स्टिट्यूशन जो है वो हलवा बन जाता है, ठीक है ना।
अब यहां पे ये क्या है, x के पावर 2x। तो सर ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि पावर में भी x आ गया। ठीक है जी, तब कैसे करेंगे, होगा, थोड़ा सा सोचिए, बनेगा। बस इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x के पावर x इंटू x के पावर x, क्योंकि x के पावर 2x था तो वो x के पावर x का होल स्क्वायर बन सकता है। एंड x के पावर x के होल स्क्वायर को हम क्या x इंटू x ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या है, x के पावर x इंटू x के पावर x अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो होल स्क्वायर बन जाता है। तो x के पावर 2x को हम x के पावर x इंटू x के पावर x आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये x के पावर x का क्या है, होल स्क्वायर। तो इन दोनों को अलग अलग कर दी। ठीक है जी, अच्छा, और इसके साथ क्या था, 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स, यही तो था। अब सोचो, और अब थोड़ा सा सोचना आसान हो जाए, किसे t मानना चाहिए, किसे t मानना चाहिए। अभी तक तो सोच लिए होंगे जो भी बच्चे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखते हैं चीजों पे, इसको t मानना चाहिए, इसको हमें t मानना चाहिए। क्यों इसको t मानना चाहिए, क्योंकि x के पावर x का डिफरेंशिएशन x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। तो इसको अगर मैं t मानूंगा तो ये पूरे के पूरे चीज ये इसके डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, यानी इसी का डिफरेंशिएशन ये है, x के पावर x का डेरिवेटिव x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि d बाय डी एक्स ऑफ x के पावर x इज इक्वल टू x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये इसका क्या है, ये टोटल इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि dx को छोड़ दीजिए, dx नहीं आएगा इसमें, ये वाला यहां से यहां तक आएगा, ये इसका डेरिवेटिव। तो इसी का डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है जी, इसी का डिफरेंशिएशन ये है। क्लियर। अब क्या करना है, इसको t मान लेते हैं, इसकी डेरिवेटिव ये तो खत्म हो गया जी, इतना पार्ट कट गया इस क्वेश्चन का, और dx dt बन गया। अब देखो ये हलवा बन गया कि नहीं बन गया, यही चीज तो सोचना है आपने, ये बन गया t dt। अब देखो तो हंसी भी आएगी आपको, दिखने में कितना डरावना, और अगर हमने सही तरीका से सोच लिया तो ये कितना आसान। ठीक है ना, तो अब इसका इंटीग्रेशन आराम से आप कर सकते हो एक लाइन में। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा के उतने से डिवाइड कर देंगे प्लस c। अब t को वापस किस में लाते हैं, x में। किसको माने थे, x के पावर x को t माने थे, तो रख दीजिए x के पावर x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो इस चीज को आप जरूर रिवाइज करते समय देख के चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर ये समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप, इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए, ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसमें किसे टी मानना चाहिए, तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि कंपोजिट फंक्शन के पार्ट वाले में जो अंदर में बैठा हुआ है उसको एक बार जरूर सोचना टी के लिए। ठीक है ना, तो यहां पे देखो कॉस के अंदर x e के पावर x है, तो ये एक कंपोजिट फॉर्म है, इसमें आप इसको टी के लिए एक बार सोच सकते हो, इसको टी के लिए एक बार आप सोच सकते हो। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए खत्म होने के लिए, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखिए तो कितना आता है, तो d बाय डी एक्स
ऑफ एक्स ई के पावर एक्स। तो कीजिए इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको पता होगा इसमें u इंटू वी रूल लगेगा। तो u v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u आगे v का प्लस v आगे u का। तो आप x को आगे कर दो और e के पावर x का e के पावर x ही रह जाएगा, प्लस e के पावर x को आगे कर दो, x का 1 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना है। अब इन दोनों में से अगर e के पावर x को मैं कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा x प्लस 1। ठीक है ना, ये है डेरिवेटिव। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ जी सर, ये तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर में मैच कर रहा है। बिल्कुल। अब क्या है सोचने में? कुछ नहीं है बेटा, करना क्या है, जैसे जिसको आपने सोचा वो सही निकला, यानी कि उसकी डेरिवेटिव ही ऊपर वाला आ गया। तो इसको आपको काट के क्या कर लेना है जी, इसको टी कर देना है, इसकी डेरिवेटिव को पूरी तरह से खत्म कर देना है एंड dx को dt कर देना है। हो गया जी, काम खत्म एक लाइन में। ठीक है ना, सॉल्व करें। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो खत्म हो गया और ऊपर 1, नीचे कितना cos स्क्वायर टी और ये dt। अब 1/cos स्क्वायर क्या होता है जी, सेक स्क्वायर। तो कर लो इसको, ये हो गया सेक स्क्वायर टी dt। और सेक स्क्वायर का तो हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर का 10 होता है इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 10t। अब प्लस c लगाना ना भूलें। अब यहां पे t को वापस x में लाइए। t आपने किसको लिया था, x e के पावर x को। तो यहां पे रख देना tan ऑफ x e के पावर x प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको फील मिला इस मेथड का? इतने क्वेश्चंस किए और सेकेंड में किए। ठीक है ना, ये मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। एक बार मैं और कंक्लूड करूं। अच्छा, एक कुछ बातें मैं यहाँ पे लिखा देता हूं रेफरेंस यूज के लिए। अगर मान लो कि हमारे पास इस तरह का कुछ फंक्शन आ जाए f के अंदर g, f के अंदर g, यानी कि इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, FOG। इसको पहले लिखो, यानी कि इसी को FOG बोला जाता है। FOG हो गया, GOF हो गया, FOF हो गया, ये सब फंक्शन के टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है और इन रूपों को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है, जैसे एग्जांपल, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे बाहर वाले फंक्शन को मैं साइन ले लिया और साइन की जो x है उसके जगह पे मैं log कर दिया। अब देखो, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखिए x क्या है, एक ही पे है। अगर मैं साइन पे भी x देता तो वो कंप्लीट फंक्शन हो जाता, और log पे x होता तो वो भी कंप्लीट फंक्शन हो जाता। और दो कंप्लीट फंक्शन के बीच में इनटू माना जाता है, और वहां पे डिफरेंशिएशन में यूबी रूल लगता है और इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स रूल लगता है। बट यहां कुछ अलग है, यहां पे साइन तो है लेकिन साइन के पास x नहीं है, उसकी जो x है वही उसी की जगह क्या लिया है, log x ले लिया है। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इस फॉर्म को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब जब फंक्शन कंपोज फॉर्म में आए तो हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। आगे समझ में? अच्छा, जैसे कि एक और एग्जांपल बता देता हूं कंपोजिट का, e के पावर रूट ऑफ x। अब देखिए यहां पे e के पावर x क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो ये है एक्सपोनेंशियल और इसके जो x है उसकी जगह रूट x आ गया। रूट x इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो e के पावर रूट x आने से ये क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। इसको भी बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। आगे समझ में? ये भी क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दिया कि tan इनवर्स sin x, आप बताइए ये क्या है, tan इनवर्स sin x। तो ये भी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। इसको भी आप कंपोजिट के ही लिस्ट में रखोगे। तो समझ में आया ना कंपोजिट फंक्शन।
कि बाहर वाले फंक्शन की जो x है उसकी जगह पे कोई और फंक्शन आ जाएगा, और जो फंक्शन आया उसकी x पे भी कोई और फंक्शन लेके आ जाएंगे, तो 3 फंक्शन का वो कंपोजिट कहलाएगा। बात समझ में आए? तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन को कंपोज कर सकते हैं। आगे समझ में? तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। और अगर इस फॉर्मेट में आपको दिखता है फंक्शन जिसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसके अंदर में जो बैठा हुआ है ना बेटा, अंदर में, यानी कि अंदर में क्या बैठा हुआ है, जी, आप इसको एक बार t मान के जरूर देखना। यानी कि इस तरह के फंक्शन में है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो गोद में बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, gx, इसको t मान के कोशिश करना क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसकी डिफरेंशिएशन आपको दिख जाए। आगे समझ में? तो ये है एक कॉन्सेप्ट, सोचने का तरीका, ठीक है ना। तो जब कभी भी कंपोजिट फंक्शन आता है तो फंक्शन के जो अंदर है, कोर में जो फंक्शन बैठा हुआ है, गोद में जो फंक्शन बैठा हुआ है, उसको एक बार टी जरूर सोचना, ठीक है ना। टी लेने के लिए अगर उसको सोचोगे तो उसकी डिफरेंशिएशन जरूर आपको कहीं ना कहीं वहां पे दिखेगा हटने के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा बेटा, जरूर हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार फटाफट कंक्लूड कर देता हूं इस मेथड को कि ये मेथड क्यों आया। जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला फेल कर जाता है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला हमें उस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए मिले ही नहीं, वहां पे हम यूज करते हैं अनदर मेथड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, उस फंक्शन में से ही किसी को हम t मानते हैं और उसको t मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन वहां प्रेजेंट हो। तो fx को मैं t माना तो f डैश ऑफ x वहां होना चाहिए कटने के लिए, तो सबको t में कन्वर्ट कर देते हैं। तो t में लाने के बाद हमें एक फॉर्मूला दिख जाता है, ऐसे नहीं दिखेगा, कन्वर्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन से फिर आपको फॉर्मूला लिस्ट में वो दिखेगा, फिर उस पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए एंड बाद में उस t को वापस x में कर दीजिए। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए अब आज की लेक्चर यहीं समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे मेथड पे बात कर रहे होंगे, वो मेथड बाय पार्ट्स मेथड है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।